हेलो एवरीवन, मैं अंशु अरोरा आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेन में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूपी टीजीटी कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस किया था और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उस सिलेबस की फर्स्ट क्लास, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स। आज हम उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पर आप मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं, मेरी क्वालिफिकेशंस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के कुछ मीनिंग और उनकी विशेषताएं, उनका डिफरेंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जिससे आप आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इजीली दे पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए, बुक कीपिंग को हिंदी में हम बोलते हैं पुस्त पालन और अकाउंटिंग को हिंदी में हम बोलते हैं लेखांकन। देखिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी मैं आपको समझाऊं या जो भी हम आज इस क्लास में डिस्कस करें, दोनों ही लैंग्वेजेस को हम साथ साथ लेके चलेंगे, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के जो एस्पिरेंट्स टीजीटी के यहाँ पर हैं या पीजीटी के, उन दोनों को ही समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के मीनिंग से। देखिए, बुक कीपिंग क्या है। आप सबको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग नाम बहुत सुना होगा। जब आप 11th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, तभी बुक का नाम होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग इज द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की शुरुआत है। अब बुक कीपिंग है क्या? देखिए, अकाउंट्स हम बनाते हैं बिजनेस के, सबको पता है। अकाउंटिंग किस लिए होती है? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। पर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस हम एक बार में ऐसे नहीं जान सकते जब तक हम बिजनेस के जो लेन देन हैं, जो बिजनेस में हम डेली रूटीन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनको रिकॉर्ड ना करें। इसका मतलब जितने भी आप लेन देन करते हैं, कैश देना, कैश लेना, गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल करना, एक्सपेंसेस पे करना, सैलरी, वेजेस, इन सब का हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि सीक्वेंस वाइज जब तक हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तब तक हमें प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? यानी कि फर्स्ट स्टेप इज लेखा करना। किसका लेखा करना? लेन देनों का। कौन से लेन देनों का? वित्तीय लेन देनों का। सबसे बड़ी बात, जो भी लेन देन है वो मुद्रा यानी कि पैसे से रिलेटेड होने चाहिए, फाइनेंशियल होने चाहिए, तभी हम उसकी क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, लेखा करना किसके अंतर्गत आया? पुस्त पालन के। पुस्त पालन में जितने भी व्यापारिक लेन देन हैं, दिन में आप जितने भी बिजनेस में, आप मान लो आपकी शॉप है, तो आप जितने भी आप लेन देन करेंगे, कोई कस्टमर से पैसे रिसीव करे, किसी क्रेडिटर को पैसे दिए, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, एनी एक्सपेंस यू शुड रिकॉर्ड। आपको उसे पहले क्या करना है? रिकॉर्ड, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स। इन सब ट्रांजेक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक एक की एंट्री करते चलिए। दिस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग आप सबको पता है किस में हम करते हैं। सबसे पहली रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल में। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है वर्गीकृत करना, यानी कि खातों को वर्गों में बांट देना, अलग अलग करके उसका वर्गीकरण कर देना, क्लासिफाइंग। यानी कि ये जो आप क्लासिफाइंग करते हैं, जब आप जर्नल में करते हैं, हर लेखे की, हर लेन देन की, हर ट्रांजैक्शन की सेपरेट एंट्री। फिर जो एक तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको आप एक एक अकाउंट में कलेक्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग एंड वर्गीकृत करना, जिसको हम लेजर बोलते हैं। लेजर पोस्टिंग किसके अंतर्गत आती है? क्लासिफाइंग के अंतर्गत। यानी कि जर्नल, लेजर, ये दोनों ही किसका हिस्सा हुए? बुक कीपिंग का। क्योंकि जब आप लेन देनों का एक एक करके लेखा कर रहे हो, वो जर्नल है, वो भी बुक कीपिंग का पार्ट है। और फिर जर्नल करने के बाद आप एक एक खाते को वर्गीकृत करके अलग अलग अकाउंट बना रहे हैं और उनके बैलेंसेस निकाल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड लेजर। और लेजर भी किसके अंतर्गत आता है? पुस्त पालन के अंतर्गत। अब ये सब करने के बाद आप उसको ट्रायल बैलेंस में डालते हैं एंड देन आप क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है? एनालाइज करना, यानी कि बिजनेस के क्या निकालना? रिजल्ट।
रिजल्ट क्या होता है बिजनेस का, आप सबको पता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये पार्ट आपका आता है अकाउंटिंग के अंतर्गत, यानी कि रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ये आएगा बुक कीपिंग के अंतर्गत। और ये सब करने के बाद जब आप ट्रायल बैलेंस से सब चीजें कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फाइनल अकाउंट में, एंड देन आप ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और बिजनेस का रिजल्ट निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर आप बैलेंस शीट बना के बिजनेस की क्या पता करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं। ये सब किसके अंतर्गत आता है, अकाउंटिंग के अंतर्गत। अब इस चीज से आपको क्लियर हो गया, लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना पुस्त पालन का काम है। बिजनेस का रिजल्ट निकालना, यानी कि बिजनेस में लाभ हुआ या हानि हुआ ये निकालना, और बिजनेस की वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, ये किसका काम हुआ, अकाउंटिंग का। इस चार्ट से आपको दोनों ही चीजें क्लियर हो गई, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब सिंपली ये बात और समझ लीजिए, इसको थोड़ा आगे लेकर जाते हैं जिससे आपको अंतर भी क्लियर हो जाए। बुक कीपिंग के लिए कम पढ़ाई लिखाई, मतलब थोड़ी सी अकाउंटिंग की नॉलेज लेके भी आप बुक कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको थोड़ी एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अब बुक कीपिंग क्या है, पहले होती है और अकाउंटिंग उसके बाद में होती है। जो अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग, क्योंकि पहले आप लेखा करोगे, यानी कि पहले आप रिकॉर्ड करोगे, आफ्टर दैट आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। इसका मतलब बुक कीपिंग पहले की जाती है और अकाउंटिंग बाद में की जाती है। और आप एक अंतर देखिए, बुक कीपिंग रेगुलर बेसिस पे रूटीन वर्क है, क्योंकि आपके लेन देन रेगुलर होंगे तो वो आप रोज करेंगे बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग रेगुलर काम है, लेकिन प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, रिजल्ट कैलकुलेट करना ये एक पीरियोडिक काम है। ये आप कभी कभार, यानी कि कोई जो बिजनेसमैन है 6 महीने बाद अपना रिजल्ट कैलकुलेट करता है, कोई साल बाद करता है। जनरली सब लोग 1 साल बाद अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, देन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज नॉट अ रूटीन वर्क, इट इज अ रूटीन वर्क। ये आपका नित्य प्रति का काम है, रोज का। इट इज नॉट अ रूटीन वर्क, इट इज अ पीरियोडिक। ये आपकी मर्जी है कि आप 6 महीने बाद, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, चाहे आप 6 महीने बाद बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, और मोस्टली लोग विद इन अ ईयर, 1 साल के बाद, आफ्टर अ ईयर दे क्लोज द अकाउंट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस। ये हुआ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का बेसिक। अब हम चलते हैं अवधारणाओं की तरफ, यानी कि अब हम करते हैं बिजनेस के अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या हैं। कुछ कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं बेसिक। मेन देखिए हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस, लेकिन आज हम वही मेन करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए फर्स्ट कंसेप्ट हम लेके चलते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा मापन की अवधारणा। ये अवधारणा क्या कहती है, इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में, यानी कि बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में, उन्हीं लेन देनों का लेखा होगा, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं, यानी कि जिनको आप मुद्रा में माप सकते हैं। सिर्फ आप उन्हीं लेन देनों का लेखा करेंगे जिनको आप मुद्रा में माप सकते हैं, चाहे वो और कोई भी इंसिडेंट हो और कोई भी घटना ऐसी हो जो बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो यू विल नॉट रिकॉर्ड। आप उसका कोई भी एंट्री आप उसकी पास बुक्स में नहीं करेंगे। लाइक एनी एम्प्लॉय, एनी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय या कोई मैनेजर आपका छोड़ के चला गया, जिसने पूरा बिजनेस, सारे एम्प्लॉयज को वही देखता था, पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट वही देखता था, अचानक से वो छोड़ के चला गया, तो बिजनेस को इस चीज का बहुत धक्का लगेगा, एकदम से बिजनेस डोल जाएगा। बट यू विल नॉट एंटर दिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज यू कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ दैट मैनेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी। आप उस मैनेजर की क्या वैल्यू थी आप उसका पता नहीं लगा सकते। उसकी सैलरी तो जरूर आप दे सकते थे कि भाई सैलरी इतनी है, पर उस मैनेजर की जाने की क्या कीमत है इस चीज का आप पता नहीं लगाएंगे। है तो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आइटम है ये, सिग्निफिकेंट इंसिडेंट फॉर द बिजनेस, बट यू विल नॉट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि आप इसको मुद्रा में नहीं माप सकते हो, इसीलिए आप इसका कोई लेखा नहीं करोगे। फैक्ट्री में किसी मजदूर का मशीन में हाथ आ गया बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल इशू,
और उसका हाथ काटना पड़ गया, आप देखिए मालिक के लिए कितनी समस्या हो जाएगी अगर उसकी फैक्ट्री में कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन आप इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखिए किसी मजदूर का हाथ कट जाए, बहुत देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी घटना है, लेकिन आप इसको मुद्रा में नहीं माप सकते कि उसका हाथ कितने का था, तो यू विल नॉट एंटर इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मुद्रा मापन की अवधारणा का यही कहना है कि कोई भी ऐसी चीज की एंट्री नहीं होगी जिसे आप मुद्रा में नहीं माप सकते। दूसरी अवधारणा आप यहां देखिए, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि बिजनेस की एंटिटी बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग है। इस कंसेप्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा। अस्तित्व मतलब एंटिटी, यानी कि बिजनेस का अस्तित्व अपने मालिक से, बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग है। दो चीजें हैं, एक है व्यापार यानी कि बिजनेस, और दूसरा है ऑनर यानी कि बिजनेसमैन, व्यवसायी। दोनों का एंटिटी, दोनों का अस्तित्व जिसे कहेंगे, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि आप अकाउंट किसके बना रहे हैं, सबको पता है, बिजनेस के बना रहे हैं। हम बिजनेसमैन के पर्सनल अकाउंट्स नहीं बना रहे। अगर पर्सनल बना रहे होते ना तो एक्सपेंसेस में आपको ग्रोसरी के खर्चे, बच्चों की फीस दिखती। हम जो भी अकाउंट बनाते हैं जब भी, तो आपको एंट्रीज में क्या दिखता है? सैलरी पेज, वेजेस पेड, गुड्स बाय, गुड्स बॉट यानी परचेज किया गुड्स, गुड्स सोल्ड। क्यों नहीं कभी दिखा कि फीस पेड, स्कूल फीस पेड या ग्रोसरी परचेज? क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स फॉर बिजनेस, नॉट फॉर द बिजनेसमैन। हम बिजनेसमैन को बिजनेस से बिल्कुल अलग ट्रीट कर रहे हैं। और बिजनेसमैन जो पैसा या कुछ भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, सो दैट वी शो द कैपिटल इन द लाइबिलिटीज। क्योंकि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, तो बिजनेस इस चीज को बिजनेस के द्वारा इन्वेस्ट किया, सॉरी बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ जो भी है, उसको कैपिटल को लाइबिलिटी में इसीलिए शो करता है क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ये मनी, ये पैसा बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है, बट इट इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसी अवधारणा के अनुसार आप पूंजी को किस में दिखाते हैं? हमेशा लाइबिलिटी में। यहां हुई हमारी दो कंसेप्ट। चलते हैं तीसरी कंसेप्ट की ओर, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विपक्ष की अवधारणा। देखिए मैं आपको कोशिश यही कर रही हूं कि दोनों ही लैंग्वेजेस में क्लियर हो जाए। द्विपक्ष की अवधारणा, दोहरा लेखा प्रणाली की जो शुरुआत है, या कह दो दोहरा लेखा प्रणाली और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एक ही बात है कि जब भी आपका कोई भी लेन देन होता है उसका एक पक्ष हमेशा डेबिट होता है और एक क्रेडिट। यानी कि कोई भी लेन देन, व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं हमेशा दो खातों को प्रभावित करते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स द टू अकाउंट्स, वन विल बी डेबिट एंड वन विल बी क्रेडिट। एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं हमेशा। कोई भी सिंगल लेन देन भी ऐसा नहीं होगा जो सिंगल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। ओके, इसी अवधारणा के अनुसार आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। इसका टोटल, कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल एसेट्स के इक्वल क्यों आता है? एसेट्स हैं डेबिट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी है क्रेडिट। क्योंकि हर लेन देन एक डेबिट में आएगा, हर लेन देन की एक साइड डेबिट होगी और एक साइड क्रेडिट होगी, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट का एंड में टोटल क्या आता है? इक्वल आता है। दिस इज द मेन रीजन, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द रीजन फॉर ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका रीजन ही ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जितने भी लेन देन हुए आपने दो अकाउंट्स में लेखा किया, तो फाइनली जो टोटल है वो तो इक्वल आना ही है। तो समझ लीजिए जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है किस पे, कौन सी अवधारणा पर आधारित है? द्विपक्ष की अवधारणा पर। अब आप आ जाइए नंबर 4, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे चालू व्यवसाय की अवधारणा। देखिए जब भी कोई व्यापारी बिजनेस करना स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है इन एनी फॉर्म, चाहे एकाकी व्यापार यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में, चाहे पार्टनरशिप में, और इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, बट सोच के क्या चलते हैं कि गोइंग कंसर्न, कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, है ना। हर हर कोई होप से ही स्टार्ट करता है ना कि बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट कमाएंगे और चलता रहेगा। इसी बेस पे जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देखिए या स्टार्ट करते हैं तब भी बहुत सारी एसेट्स लगाते हैं, फिक्स एसेट्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बीच में भी कभी चलते चलाए बिजनेस में भी हमें लगा कि 2 लाख की चलिए मशीन खरीदते हैं, इससे काम जल्दी होगा और बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा। और हमने एस्टिमेट लगाया कि ये जो 2 लाख की मशीन है, इसकी जो
एस्टिमेटेड लाइफ है, लगभग 10 साल ये चलेगी। क्यों हमने खरीदी? क्योंकि अगर हम सोचते कि बिजनेस तो बंद हो ही जाना है, क्या सोच के हम लंबे लंबे समय तक या इतनी इतनी हेवी अमाउंट की एसेट्स खरीदते हैं? बिकॉज वी हैव अ होप कि बिजनेस विल कंटिन्यू, हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा। अब 2 लाख रुपए हमने 10 साल के इन्वेस्ट किए और हम हर साल P&L में इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन के रूप में P&L अकाउंट में क्या डेबिट करेंगे? 20,000। क्यों नहीं एक ही साथ 2 लाख लगा देते? क्यों नहीं हम एक साथ जो एसेट्स की फुल वैल्यू है P&L के डेबिट में दिखा रहे हैं? हमें ये कि यार ये तो जेन्युइन नहीं है ना। जब आप 2 लाख की एसेट्स को 10 साल के लिए यूज करोगे तो यू शुड डिडक्ट एवरी ईयर 20,000, 10% रुपीज, हर साल 10% माइनस करेंगे, 20,000 माइनस करके हम उसे आने वाले 10 सालों में राइट ऑफ कर देंगे एंड देन वी विल परचेज अ न्यू एसेट। समझ में आई? यही रीजन है कि डेप्रिसिएशन हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द यूजेज लाइफ ऑफ द मशीनरी और एनी एसेट हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्योंकि हम सोचते यही है कि बिजनेस चलेगा, आगे आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके किसी भी एसेट की हम आराम से वसूली कर लेंगे। देखिए अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट, जिसको हम हिंदी में अनुरूपता की अवधारणा भी कहते हैं और मिलान की अवधारणा भी कहते हैं। जैसे ही आप इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको उसका पता लगने लग जाता है कि इसका ये नाम क्यों रखा, क्यों रखा। देखिए मिलान की अवधारणा नाम, मिलान की अवधारणा का ये कहना है कि आप बिजनेस में जब आप खाते बनाते हो तो रिवेन्यू यानी कि सेल वगैरह शो करते हो ना फाइनल अकाउंट में, तो जितने टाइम का, जितने पीरियड का आप रिवेन्यू शो करेंगे उतने ही पीरियड के मैचिंग क्या शो करेंगे? एक्सपेंसेस एंड ऑल। जितने पीरियड का रिवेन्यू उसी के मैचिंग उतने ही पीरियड के एक्सपेंसेस, दैट्स इट। तभी आपका प्रॉफिट ठीक आएगा। आप सेल तो शो कर दो 1 साल की और एक्सपेंसेस आप शो करो 6 महीने के, क्योंकि आपने ऐसा किया, एम्प्लॉय की सैलरी 6 महीने की दे दी, 6 महीने की रोक ली कि अभी नहीं है, एंड आउटस्टैंडिंग है 6 मंथ्स की सैलरी, फिर भी आप प्लस करते हो ना? क्यों करते हो? यही कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहती है मैचिंग कंसेप्ट? अगर आपने सेल पूरे साल की शो करी है तो यू शुड शो द एक्सपेंसेस फॉर द 1 ईयर ऑल्सो। आपको जो एक्सपेंसेस है वो भी एक ही साल के दिखाने हैं। क्यों दिखाने हैं? अगर आप सेल 1 साल की दिखाओगे और एक्सपेंसेस 6 महीने के, तो वो तो प्रॉफिट आपका गलत हुआ ना, एक्सपेंसेस आप कम दिखा रहे हो। तो दिस मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है कि भाई आपको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैच करना है पीरियड का, उसके कि रिवेन्यू जितने टाइम का, एक्सपेंसेस उतने ही टाइम के, तभी आपका प्रॉफिट ठीक आएगा। तो समझ लीजिए आपका P&L अकाउंट किस बेस पे बनाया जाता है? मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन आपको देखने को आगे मिलेगा। नेक्स्ट आपकी है 6th, इसे आप प्रिंसिपल में भी कह सकते हो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। कुल मिला के इसका नाम है रूढ़िवादिता, चाहे वो अवधारणा कहो या परिपाटी कहो। आपको मेन ये नाम ध्यान रखना है, क्या है? रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या कहती है कि देखिए बिजनेस में अगर कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है फ्यूचर में होने वाला, कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में क्या होगा? प्रॉफिट। होने दो एक्सपेक्टेशन, बट नो एंट्री, कोई एंट्री उसकी नहीं होगी, उसे आप क्या कर देंगे? इग्नोर। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एनी प्रॉफिट इन फ्यूचर यू शुड इग्नोर इट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टेड, और अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई खर्चा अराइज होने वाला है या कोई लॉस होने वाला है ना, तो उसके लिए आप पहले से क्या बनाएंगे? प्रोविजन। प्रोविजन को जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रावधान। देखिए अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि कोई खर्चा आ जाएगा अचानक से, तो उसके लिए पहले से प्रावधान बनाओ, थोड़ा थोड़ा मनी कलेक्ट करो। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा तो जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज ना हो जाए यू विल नॉट एंटर इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म का कहना है प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट की आशा है तो जब तक वो एक्चुअल में ना हो जाए, लेकिन अगर लॉस की आशा है तो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, वी शुड प्रोवाइड फॉर इट। इसी आधार पर आप अशुद्ध ऋण के लिए प्रावधान यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते आए हो इन द बैलेंस शीट, इन द फाइनल अकाउंट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे ना, ऐसा तो नहीं था कि वो एक्चुअल में पैसा मर गया था। यू शुड प्रोवाइड, आप पहले से ही प्रोवाइड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? दैट इज कंजर्वेटिज्म। देखिए नेक्स्ट आ जाइए। अगली आपकी कंसेप्ट है फुल डिस्क्लोजर। कंसेप्ट या कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आती है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन।
जिसके हम कहेंगे पूर्ण प्रकटीकरण, यानी कि डिस्क्लोज करना यानी प्रकट करना, प्रकटीकरण की परिपाटी। थोड़ा हिंदी वर्ड टिपिकल है, बट अगर आप इसको समझ लेंगे आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा कि इसका नाम पूर्ण प्रकटीकरण क्यों रखा है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है यू शुड डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस इन द अकाउंट्स। कुछ भी आपको हाइड नहीं करना है, कुछ हाइड नहीं करना है, आपको हर चीज क्लियर रखनी है अकाउंट में। तभी इसी बेस पे आप कंटिजेंट लाइबिलिटी दिखाते थे ना, कहाँ लाइबिलिटी साइड एज अ नोट, अंदर ही दिखाते थे, पर दिखाते जरूर थे, बाहर उसका टोटल नहीं करते थे, टोटल में नहीं ऐड करते थे, बट उसको अंदर ही दिखाते थे। आप कहोगे कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या है? कंटिजेंट लाइबिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं संयोगिक दायित्व। क्या बोलते हैं? संयोगिक दायित्व, यानी कि जिस दायित्व के अराइज होने का संभावना है भी और नहीं भी। जैसे कि आप मान लीजिए व्यापार के ऊपर या आपकी कोई साझेदारी फर्म है, उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। इफ यू विन, अगर आप जीत जाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको कुछ नहीं देना है। इफ यू लॉस, अगर आप हार जाते हो तो आपको क्या करना होगा? मुआवजा यानी कि क्लेम देना होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटिजेंट लाइबिलिटी हो देनी भी पड़ सकती है। कंटिजेंट का मतलब है कि इट मे और मे नॉट बी अराइज, कि ये दायित्व आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आप कहोगे क्या पता आए ना आए, बट यू शुड शो, यू शुड नॉट हाइड, आपको छुपाना नहीं है। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहती है चाहे भाई अंदर ही दिखाओ, एज अ नोट ही दिखाओ, बट यू शुड नॉट हाइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप कंटिजेंट लाइबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज साइड में एज अ नोट शो करते हो। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं अवधारणाओं से संबंधित होंगे और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए हर क्वेश्चन के नीचे नोट में लिखा है। देखिए पहला ही क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। जो अभी तक मैंने आपको जितना भी कराया, ये जितने भी 24 क्वेश्चन हम करेंगे सभी उन अवधारणाओं से और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मीनिंग से रिलेटेड आएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ध्यान देना, नॉट ट्रू पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नंबर 1, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। बुक कीपिंग की जॉब एनालिटिकल है, ये अभी आप बता देंगे। मैंने अभी आपको बुक कीपिंग बताया, बुक कीपिंग में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन होता है। एनालाइज करके रिजल्ट निकालना इज द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला ही सेंटेंस गलत है, आंसर हमें दिख गया है पहला ये, बट चलिए आप पढ़ लें बाकी के ऑप्शंस भी। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। क्या बुक कीपिंग एक विज्ञान और कला, यानी कि बही खाता या पुस्तपालन विज्ञान कला दोनों है? हाँ जी दोनों है, क्योंकि विज्ञान में जैसे नियम होते हैं पुस्तपालन के भी कुछ नियम होते हैं। सी, लेन देन के निश्चित पुस्तकों में समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन सर्टन सेट्स ऑफ बुक। हाँ हाँ बिल्कुल, निश्चित पुस्तकों में ही आप उसका लेखा करोगे, अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं कर दोगे। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एन अकाउंट्स बुक इन इन अकाउंट बुक्स। बुक कीपिंग का मतलब है अकाउंट्स में, यानी कि लेखा पुस्तकों में लेखा करना। हाँ, रिकॉर्डिंग करना इज बुक कीपिंग, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉट ट्रू, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हुआ? फर्स्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट्स बिटवीन ऑनर एंड मैनेजमेंट? कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस का ऑनर और मैनेजमेंट अलग अलग होता है? सबको पता है, अभी बताया कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है और उसका मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर है वो अलग हुआ और मैनेजमेंट बिजनेस हुआ, तो दोनों ही चीजें अलग हैं। कौन सी कंसेप्ट कहती है ये? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। थर्ड देखिए, द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तपालन का क्या अर्थ है? लाभ हानि खाता तैयार करना, यानी कि पी एंड एल अकाउंट बनाना, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, पार्टनरशिप डीड लिखना, साझेदारी संलेख लिखना? बिल्कुल भी नहीं, ये तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है। पी एंड एल अकाउंट बनाना, पी एंड एल अकाउंट जो बनाना है वो किसका काम है? अकाउंटिंग का। किसके अंतर्गत आता है पी एंड एल अकाउंट बनाना और नेट प्रॉफिट निकालना? अकाउंटिंग के अंतर्गत। पार्टनरशिप डीड तो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना, लेखा करना मतलब रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो आपका आंसर हुआ डी।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, इन सब में से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, इसमें ना अकाउंटिंग इक्वेशन को डायरेक्ट नहीं देके, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी आपको मैंने बताई थी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। सबको पता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल और एसेट्स का टोटल आपस में इक्वल आता है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या किया गया है, लाइबिलिटीज को इधर जाके माइनस कर दिया। दिस इज द आंसर, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इक्वेशन में जब आप इधर लेफ्ट साइड प्लस है तो ये चीज इधर जाके क्या हो जाने वाली है, माइनस। तो आंसर इज बी, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बाकी के तीन ऑप्शन अगर आप देखेंगे किसी भी तरह एडजस्ट करके सही नहीं बैठेंगे। बी इज द राइट आंसर। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2009 में आया हुआ है। द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन हो सकता है, प्रयोग करने वाला समूह कौन है। देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है, अकाउंटिंग करके आप क्या इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, प्रॉफिट या लॉस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। इस चीज को यूज कौन करता है, देखिए ऑनर, पक्का ऑनर तो चाहेगा ही मुझे पता लगे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या किस बिजनेस की कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटी है। ऑनर भी यूजर है। मैनेजर भी बिल्कुल बिजनेस की व्यावसायिक स्थिति और लाभ हानि जानना चाहेंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पहले बिजनेस की क्या जानना चाहेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इसका मतलब ये तीनों ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। सो द योर आंसर इज डी, आपका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव। The next question is, the assumption that anticipate no profit and provide for all losses is based on, कि सभी लॉसेस के लिए तो पहले से प्रोवाइड करो, लेकिन नो प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, पहले से किसी भी लाभ की प्रत्याशा मत करो, यानी कि लाभों को आशा के बेस पे, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को आप कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे और हानियों के लिए व्यवस्था करेंगे। कौन सी कंसेप्ट है, अभी आपको बताया, कंजर्वेटिज्म। ए इज द आंसर। रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है फ्यूचर के प्रॉफिट्स को इग्नोर कर दो और फ्यूचर के लॉसेस के लिए प्रोवाइड कर लो। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैपिटल रोकड़ है, कैश बिल्कुल नहीं, एक संपत्ति है नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, अ लाइबिलिटी। कहाँ शो करते हैं कैपिटल को, लाइबिलिटी में, वाई, बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, अभी मैं आपको समझा चुकी हूं। चलिए अगला, द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर, जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है उसका बेस क्या है, चालू व्यवसाय की अवधारणा का क्या आधार है। देखिए, डेप्रिसिएटिंग फिक्स एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ, स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाना। कंसोलिडेटेड द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज विद देयर पेरेंट कंपनी, सहायक कंपनियों के लेखे उनकी मूल कंपनियों के लेखों में समेकित करना। डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में गिरावट को प्रकट करना, बाजार मूल्य को प्रकट करना। डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन इनकम स्टेटमेंट। देखिए मैंने आपको अभी बताया था, यही एग्जाम्पल शायद दिया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, जब आप फिक्स एसेट्स खरीदते हैं उसको धीरे धीरे करके डेप्रिसिएट क्यों करते हैं, बिकॉज यू आर एज्यूमिंग दैट योर बिजनेस विल गो ऑन, आपका बिजनेस चलेगा, गोइंग कंसर्न है, इसीलिए आप जो डेप्रिसिएशन लगाते हो इसी बेस पे लगाते हो। बाकी तीनों का गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। द आंसर इज ए। इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, इनकम किसके आधार पर मापी जाती है, आपको बताया था जब आप P&L अकाउंट बनाते हो, इनकम निकालते हो, नेट प्रॉफिट निकालते हो, कौन सा बेस होता है, मैचिंग कंसेप्ट। इसी बेस पे आप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को एडजस्ट करते हो, क्योंकि आप सेल 1 साल की दिखा चुके हो तो आपको एक्सपेंसेस भी 1 ईयर के ही शो करने हैं। There are some expenses which are outstanding, you should add. If there are some expenses which are prepaid, you should subtract. ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके आधार पर आप प्रॉफिट निकालते हो। कौन सी कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट। अगला, पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कौन सी अवधारणा पर आधारित है, कैपिटल अकाउंट। अभी आपको बताया कई बार कि कैपिटल अकाउंट को आप लाइबिलिटी क्यों ट्रीट करते हो, क्योंकि आप क्या मान रहे हैं, पृथक व्यवसाय की अवधारणा, और इसीलिए पूंजी खाता कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आया, पृथक व्यवसाय यानी कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। किससे रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट से।
The next question, according to money measurement concept, which will be recorded in the books of accounts? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, व्यवसाय में गुण नियंत्रण, कमीशन पेबल टू सेल्समैन, विक्रेता को दे कमीशन, टीम स्पिरिट ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की सामूहिक कार्य की भावना, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। देखिए सिंपल सी बात है, बी ही एक ऐसी चीज है कमीशन जिसे आप मुद्रा में माप सकते हो। ना तो आप गुण को मुद्रा में माप सकते, ना आप कर्मचारियों की भावना को मुद्रा में माप सकते हो। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है? कमीशन, जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। सो योर आंसर विल बी बी। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, कौन सी अवधारणा पर बेस्ड है? कौन सी अवधारणा पर बेस्ड है? ड्यूअल एस्पेक्ट, क्योंकि इसका टोटल इक्वल आ रहा है। क्यों इक्वल आ रहा है? क्योंकि हम जितने भी लेन देन है सबका ड्यूअल यानी कि दो खातों में लेखा करते हैं, इसीलिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आती है? इक्वल आती है। योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, अकाउंटिंग की प्रक्रिया में, लेखांकन की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? देखिए लेखांकन, देखिए आप कहोगे अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है, तो आप ये मत सोचना कि ये बुक कीपिंग है, वो अकाउंटिंग की नहीं, वो अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा है। रिकॉर्डिंग, अभिलेख करना, वर्गीकृत करना और सारांशीकृत करना, यानी कि जर्नल, लेजर और ट्रायल, तीनों ही चीजें आपकी अकाउंटिंग का पार्ट हैं, लेकिन सिंप्लीफाइंग नहीं है। इसका मतलब सी इज द आंसर। इसमें से कौन सी चीज है जो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है? सरलीकृत करना यानी सिंप्लीफाइंग। रिकॉर्डिंग, जर्नल, क्लासिफाइंग, लेजर, समराइजिंग, ट्रायल, these all are the parts of accounting, but simplifying is not the part of accounting. कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, देखो प्रोपराइटर यानी कि जो ऑनर है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करता है, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स ही बोलेंगे ना, आहरण को। इस ड्राइंग्स को आप किस में डेबिट करते हो? जब आप बैलेंस शीट बनाते हो सोल प्रोपराइटर की, कैपिटल लिखते हैं, नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं, नेट लॉस हो तो माइनस करते हैं, और जो बैलेंस आता है उसमें से आप क्या माइनस करते हैं? ड्राइंग्स, यानी कि जो पर्सनल यूज के लिए व्यवसायी ने या उसके मालिक ने निकाला होता है, उसके बाद आपका फाइनल जो होता है वो यहाँ बाहर आता है। तो इसका मतलब आप ड्राइंग्स को किस में से लेस कर रहे हो, किस में से डेबिट कर रहे हो? कैपिटल में से। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड इन, लेखांकन की, लेखिकन लिखा है, लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ कहाँ हुआ था? कौन से देश में? इटली में। वाई? देखिए जो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सर ल्यूका पेसियोली, वो इटली के रहने वाले थे, तो इसीलिए माना जाता है कि दोहरा लेखा प्रणाली का आरंभ इटली में हुआ। अकाउंट्स डू नॉट रिकॉर्ड, अकाउंट्स लेखांकन में किस चीज का लेखा नहीं किया जाता? लाभ हानि का किया जाता है, दायित्व यानी कि लाइबिलिटी का बिल्कुल किया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का नहीं किया जाता, संपत्ति का किया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को आप अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हो। कहीं भी आपने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाई होगी, कहीं भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं लिखा है। एम्प्लॉयज को दी जाने वाली सैलरी लिखते हैं, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आप कहीं नहीं लिखते हैं। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज, रोजनामचे से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताइए। जर्नल से जब आप लेजर में ट्रांसफर करते हैं, जर्नल से जब आप लेजर में लेकर जाते हैं एंट्रीज को, तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं ना, कि हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। नेक्स्ट, द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी डेबिट क्रेडिटेड टू, देखिए जब भी आप किसी की सैलरी पे करेंगे क्या एंट्री होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भुगतान कर दिया है, भुगतान मतलब कैश चला गया। जब कैश चला गया है तो उस क्लर्क का क्या नाम है? डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, राहुल, मोहन, सोहन, अभिषेक, एनी नेम, यू शुड एंटर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब आपको क्लर्क को आपने सैलरी पे कर दी तो नेम से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं? कैश अकाउंट में। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, देखिए ये आप जो 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ बहुत डिटेल में समझाई जाती है। इफ़ यू बाय एनी फिक्स एसेट्स, कोई भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अप टू द यूजेज, कि जब तक वो एसेट यूज में नहीं आ जाती तब तक के सारे एक्सपेंसेस को आप उसी एसेट के अकाउंट में डेबिट करेंगे।
समझ में आई? अगर आप कोई हैवी मशीनरी खरीद के लाए हैं तो वो मशीनरी की जो कॉस्ट होगी, और उस पे आने में अपने हाथ में तो लेकर नहीं आएंगे ना आप, कार्टेज लगेगी, कभी ठेले पे या एनी आप ट्रक में लोड करा के लाए, कार्टेज लगी, प्लस फिर आप उसको इंस्टॉल कराएंगे अपने आप, तो आप उसकी तारे वारे नहीं जोड़ लेंगे ना, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस भी लगेंगे, तो वो भी ऐड करके जो टोटल आएगा वो आप उस मशीन के अकाउंट में डेबिट करेंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से एक्सपेंसेस दिए, जब आपने मशीन खरीदी, उसके कार्टेज दी, उसके बाद इंस्टॉलेशन वाले भैया आए, उनको आपने कुछ पैसे उनकी इंस्टॉलेशन के दिए, एंड उन्होंने कहा भैया तार लेकर आओ, एक्स्ट्रा वायर लगेगी हैवी वाली, तो हम 1,000 रुपए की वायर भी लेकर आए, तो वो भी इसी में ऐड होगी, क्योंकि जब तक वो मशीन यूज करने के लिए रेडी नहीं है, जब तक हम उसे यूज नहीं करते, जब तक उसके स्टार्टिंग का इंस्टॉलेशन का जहां तक का भी खर्चा होगा, तो वो हम उसी मशीन के अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब उसके इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस मशीन अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इन लेजर इज कॉल्ड। जब एक सुव्यवस्थित ढंग से आप व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन यानी कि लेखा करते हो, अभिलेखन कहते हैं जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो और फिर इसको क्लासिफाई यानी वर्गीकृत करते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? आपको पता है, अभी बताया है, बुक कीपिंग कहते हैं रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ लेजर। लेजर का क्या पर्पज है? क्लासिफाई करना। हाँ जी बिल्कुल है, अभी बताया, क्लासिफाई करते हैं हम, ग्रुप बनाते हैं ट्रांजैक्शंस के, बिल्कुल बनाते हैं, बैलेंस निकालते हैं, बिल्कुल, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। लेजर में हम सब चीजें करते हैं, ये वाली पहले जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है सब कैश अकाउंट में आ जाएंगी, तो सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, फिर हर एक से ट्रांजैक्शंस के ग्रुप बनाना एंड देन बैलेंस फाइंड करना, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ लेजर। तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम वाज propounded बाय। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? सर ल्यूका पैसियोली। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ही वाज अ मैथमेटिशियन इन इटली। वो इटली के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। Next, the practice of appending notes regarding contingent liabilities in accounting statements is in pursuant to। लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। देखिए, अभी आपको मैं बता चुकी हूं कि जो ये आप कंटिजेंट लाइबिलिटी लिखते हो, इसको एज अ नोट लिखते हो, साफ लिखा है ना, अपेंडिंग नोट्स। क्यों शो कर रहे हो? जब आप नोट्स के रूप में दिखा रहे हैं, इसको टोटल में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू शोइंग अकॉर्डिंग टू द फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन? अभी आपको बताया क्योंकि आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी ये कहती है कि आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में भी आया हुआ है और पीएससी के पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये रहे हमारे 24 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के मीनिंग पर और कुछ अवधारणाओं पर। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे और बहुत आपके लिए यूजफुल होंगे, दोनों ही तरह के एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो पीजीटी हो या टीजीटी हो, क्योंकि अकाउंटिंग के बेसिक्स दोनों के ही सिलेबस में है। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आई है, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आने वाले बैच के लिए हम आपको जल्दी ही नोटिफाई कर देंगे। गुड बाय, टेक केयर।